जय हिंद प्यारे छात्र छात्राओं, आपको सस्नेह आशीर्वाद है। आज हम कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक कविता को लेकर के आए हैं। इस कविता के कवि का नाम अथवा लेखक का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाने में किन किन तरह की रचनाओं का सहारा लिया है, इनकी रचनाएं कितना महत्वपूर्ण हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। स्वदेश प्रेम से मतलब है, स्वदेश होता है अपने देश का मतलब होता है देश, अपने देश से अपने राष्ट्र से प्रेम करना ही स्वदेश प्रेम कहलाता है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। चूंकि यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये निर्धारित है, कोविड-19 महामारी के बाद से तो सिलेबस कम हुए हैं, सिलेबस कम करने के बाद से इनको रखा गया है। तो इनका जीवन परिचय पूछता है और साहित्यिक परिचय पूछ सकता है, ठीक है ना। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय या उनकी रचनाएं पूछता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम ऐसे तो प्राप्त कर नहीं सकते। इसके लिए हमें पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, कुछ तथ्यपरक चीज़ों को रखना होगा, तब जाकर के हमको 3 नंबर मिलते हैं। चलिए हम इसी क्रम में राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से हम यहाँ नोट कर दिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, किताब में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी कोयलीपुर जो जौनपुर के अंतर्गत एक गांव है यूपी के अंतर्गत, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जौनपुर जिला के अंतर्गत कोयलीपुर गांव में हुआ था। ये एक साधारण कृषक परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी ईश्वर में ज्यादा से ज्यादा आस्था रखने वाले ब्राह्मण थे। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। इसकी राम नरेश त्रिपाठी की पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से या अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा गुजराती का गहन अध्ययन किया और साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। यानी साहित्य की सेवा करना अपना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिण राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किया। दक्षिण मतलब होता है ना अपने देश के दक्षिण भाग में, या बोलते थे ना मद्रास, बेंगलोर, कर्नाटका, यहाँ पर जाकर के इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए बहुत सारा प्रयास किया। साहित्य के विविध विधाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था और 1962 ईस्वी में कविता के आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य को चित्रित करने वाला यह कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय में दिखाएंगे क्या कि त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान और परिश्रमी थे। हिंदी के प्रसार और साहित्य सेवा की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की। अपनी कृतियों का प्रकाशन भी इन्होंने स्वयं ही किया। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में से है जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। इन्होंने भाव प्रधान काव्यों की रचना की। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि भावना प्रधान विषयों पर इन्होंने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब कृतियां के बारे में देख लेंगे। कृतियां क्या क्या है? खंड काव्य में है पथिक, मिलन और स्वप्न है। उपन्यास में वीरांगना और लक्ष्मी है। नाटक में सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक है। कहानी संग्रह में स्वप्नों के चित्र। आलोचना में तुलसीदास और उनकी कविता। संपादित रचनाएं कविता कौमुदी और शिवा बावनी है। संस्मरण में 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। और जीवन चरित्र में महात्मा बुद्ध और अशोक से जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। इस प्रकार इनका जीवन परिचय हम एक नज़र में देख चुके हैं। और जो पद्यांश है स्वदेश प्रेम का, उसमें पहला जो पद्यांश है इसको हम पढ़ाना चाहेंगे। पद्यांश 1 और
पद्यांश 2 आज हम सिर्फ इतना ही वो देखेंगे, बाकी का दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन आज देखिए, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस पद्यांश में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी को प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। कवि यह कहता है कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता। सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई और नहीं कर सकता, और तथा सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, घूम घूम कर कर देख चुका है जिनका निर्मल कीर्ति निशाकर, जो सभी घूम घूम कर पूरे संसार में, निशाकर का मतलब क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पूरे आसमान में घूमता रहता है और सारे इनके कीर्ति को देखता रहता है। चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर दिख चुका है। आकाश के अनंत तारों का समूह भी जिनके ऐश्वर्य को बहुत पहले ही देख चुका है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोष रण गर्जन। जिनके तुलना को, जिनके प्रताप को, जिनके यश को, जिनके विजय घोष को, रण गर्जना को यह अनंत बार आकाश यह देख चुका है, सुन चुका है, जान चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित का मतलब होता है शोभायमान होना, और सर्वोच्च में सबसे ऊंचा मुकुट का मतलब होता है ताज, यानी जिनके सर का ताज सुशोभित हो रहा है, जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी देश का मस्तक उनकी वजह से हमेशा ऊंचा दिखाई दे रहा है। गूंज रही है सकल दिशाएं, और सभी दिशाएं उनके यश से, उनके प्रताप से चारों तरफ से। सकल का मतलब होता है सभी दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक उनके जयगान से, जय गीत से चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, जिनकी महिमा का गुणगान कौन कौन करता है? अविरल का मतलब होता है निरंतर या लगातार। साक्षी का मतलब होता है गवाह के रूप में। हिम का मतलब होता है वो हिम, जैसे सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय, हिमगिरी हिमालय हो गया वो। गिरी का मतलब होता है पहाड़, और वर का मतलब होता है गिरिवर। गिरिवर मतलब ये पूरे पर्वतों का समूह। और सभी लोग इस चीज को जान चुके हैं और उतरा करते थे विमान दल, और उनके विमान दल का मतलब विमानों का समूह। वक्ष स्थल का मतलब होता है सीनाई में, पृथ्वी पर ऐसे अनेक विमान उतरा करते थे इनके गुणगान को जानने के लिए, सुनने के लिए। भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहीं आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, ऐसा गुणगान इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। आगे देख लो तीसरा, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकट तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। इस पद्यांश में कवि ने अपने पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों, हमारे देश के गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, सागर में क्या होता है? पोत, बड़े बड़े नाव जो होते हैं ना, ऐसा उनके किए गए कार्यों का बखान वो स्वयं सागर करते हैं।
पहुंचाया करता था। प्रमुदित, प्रमुदित मतलब होता है प्रसन्न चित्त हो करके, प्रसन्न हो करके भूमंडल के सकल तटों पर, पृथ्वी के सभी जगहों पे ये इनका गुणगान पहुंचाने का काम करते हैं। भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी, और नदियां भी जिसके यश का गुणगान अपने धारा की तरह से करते हुए नजर आ रही हैं। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अभी निश्वास दिन और रात दोनों जगहों पे, इन रात में और दिन में भी लगातार उनका गुणगान किए हुए देखी जा सकती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे उनके तट पर, यानी उस महान जो देश के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत सारा काम कर चुके हैं, उनके पद चिन्ह आज भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, पद चिन्ह का मतलब क्या है? उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान करना, वर्णन करना, चिन्हित करना, ये उनका गुणगान है, उनका बखान है। आज सिर्फ इतना ही, पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश हम बता चुके हैं। अगले वाले पद्यांश हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चौथा, पांचवा और छठवां, सातवां, आठवां अगले वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।